नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम भारतीय साहित्य से संबंधित पाठ्यक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने हिंदी में 2 ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए हैं जो मुख्यतः भारतीय साहित्य पर आधारित है। एक पाठ्यक्रम मध्यकालीन भारतीय साहित्य से संबंधित है और दूसरा पाठ्यक्रम आधुनिक भारतीय साहित्य से संबंधित है। अपने राष्ट्रीय दायित्व के अनुरूप इग्नू ने इस तरह के पाठ्यक्रम का निर्माण किया है। हिंदी विभाग से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में हमने मुख्य रूप से 2 उद्देश्य सामने रखे हैं। उस समय के, उस काल के साहित्य को हमने अपने छात्रों तक पहुंचाया है, जिसमें समाज और राष्ट्र प्रमुख रहा है। समाज की क्या स्थिति थी और राष्ट्र की क्या स्थिति थी, इन 2 मुद्दों को हमने रखा है। आज के इस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से आधुनिक भारतीय साहित्य पर बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, नवजागरण का वह काल जब देश अंग्रेजों का गुलाम था और इस गुलामी में भारतीय जनता त्रसित थी। तत्कालीन समय में एक ऐसा समय आया कि देश के प्रबुद्ध लोगों ने यह सोचा कि जो विदेशी हम पे शासन कर रहे हैं, उनसे हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। दूसरी तरफ समाज के ऐसे समाज सेवी और विद्वत जनों ने भी यह विचार किया कि देश में जो सामाजिक स्थिति है, जो भिन्नताएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको भी दूर किया जाए, जिससे देश की प्रगति संभव हो। और इसी उद्देश्य को लेकर बहुत से साहित्यकारों ने रचनाएं की। भारतीय साहित्य केवल एक भाषा का साहित्य नहीं है। लगभग 15-16 प्रमुख भाषाएं ऐसी हैं जिनका साहित्य समृद्ध और उपयोगी है। 19वीं सदी में लगभग संपूर्ण भारतीय साहित्य में एक ऐसे प्रकार का साहित्य रचा गया जिसने न कि केवल जनता को उद्वेलित किया, बल्कि तत्कालीन समय में लोगों में राष्ट्रीय भावना भी जागृत की। चाहे वो तमिल हो, चाहे मलयालम हो, या कश्मीरी हो, या बांग्ला हो, या उर्दू हो, या अन्य मुख्य भारतीय भाषाएं, सभी में साहित्यकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों में एक जागृति लाई, देश के प्रति, समाज के प्रति, समाज में घिर रही बुराइयों के प्रति, और देश में जो विदेशी शासन था उसके प्रति लोगों में ये भावना जागृत की गई कि हम क्या थे, कौन है और कैसे रहेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण रचनाएं की गई, गद्य पद्य की रचनाएं की गई, जिनको पढ़कर जनता में जोश आया। जनता अपने समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए अग्रसर हुई। आज इस कार्यक्रम में हम एक प्रमुख भाषा उर्दू पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे बीच स्टूडियो में उर्दू भाषा के विद्वान खालिद अशरफ जी मौजूद हैं। हम उनका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। अशरफ साहब उर्दू भाषा साहित्य के विद्वान हैं और इस भाषा साहित्य में उनकी माहिरत हासिल है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस भाषा साहित्य में उस दौर की किस प्रकार की रचनाएं की गई और उस समय कैसे रचनाकार हुए जिन्होंने भारतीय साहित्य को, उर्दू साहित्य को समृद्ध किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि उर्दू साहित्य के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति दक्कन में, अर्थात दक्षिण भारत में हुई, और यह साहित्य, यह भाषा और इसका साहित्य केवल एक स्थान पर नहीं, बल्कि देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूप में हुआ। तो
सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इस भाषा की लिपि क्या है और इसकी उत्पत्ति और इसके विकास का स्वरूप कैसा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं इस सिलसिले में बताना चाहूंगा कि दक्कन वाली बात पर बाद में आएंगे। पहले ये समझ लें कि ये भाषा शुरू कैसे हुई। तो एक बात तो तय है कि ये भाषा उर्दू भाषा, जिसकी लिपि फारसी की है, नस्तालीक जिसे कहते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो शब्द हैं, शब्दावली है, वो फारसी की है। यानी कुल मिला के अगर उसे विदेशी कहें, हालांकि ये शब्द मुनासिब नहीं लगता है, अरबी, तुर्की और फारसी, इनके शब्द तकरीबन 75%, 75% इसमें है। जी। और बाकी 25% शब्द जो हैं वो भारतीय भाषाओं के हैं, जिसमें संस्कृत, पंजाबी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी वगैरह, इन सब के शब्दावली इसमें है। तो एक बात तो ये तय है कि इस भाषा की उत्पत्ति और विकास हिंदुस्तान में हुआ है, विकास कहीं बाहर नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी बात ये भी साथ है इसके कि ये मुसलमानों के यहाँ सब कंटिनेंट जिसे कहते हैं, उसमें आने के बाद ही पनपी है। मुसलमान पहले सिंध में आए, तो सिंध में आप देखेंगे कि सिंधी जो है आज भी अरबिक स्क्रिप्ट में लिखी जा रही है, क्योंकि वो अरब से आए थे। उसके बाद 200-300 साल का गैप रहा, और सिंध में, गुजरात में, महाराष्ट्र तक में आज भी जो आम शब्दावली है उसमें अरबी के शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आज भी, क्योंकि वो प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद 200-300 साल का गैप रहा है, फिर 11वीं 12वीं शताब्दी से ये तुगलक और गुलाम वंश वगैरह आने शुरू हुए। तो अब इसमें यह है कि ये कई जगह से आ रहे थे, ईरान से आ रहे थे, अफगानिस्तान से, तुर्की से, मध्य एशिया से। इनकी भाषाएं अपनी अलग अलग थी। तो एक ऐसी भाषा जो सबके लिए कॉमन हो, जी। और इनको रूल यहाँ पे करना है, तो जाहिर है कि ये सब इनकी भाषाएं तो नहीं है। यहाँ ज्यादातर बोलियां, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, या दूसरे इलाकों में दूसरी भाषाएं, ये सब चल रही थी। या फिर जो समाज का ऊपरी हिस्सा था उसमें संस्कृत काफी हद तक उसका बोलबाला था, लेकिन वो आम आदमी उसे नहीं समझता था। जी। तो 13वीं 14वीं सदी तक आते आते एक ऐसी एवरेज भाषा, एक ऐसी लैंग्वेज जिसे सब समझ सकें, जिसे तुर्क भी और अरब भी और अफगानी भी और हिंदुस्तानी भी और नॉर्थ इंडिया वाले भी और साउथ इंडिया वाले भी सब समझ सके, एक ऐसी भाषा आहिस्ता आहिस्ता विकसित होने लगी। एक एवरेज भाषा जिसे हम हिंदवी या हिंदुस्तानी कहते हैं शुरू में। और उसमें जो सबसे बड़ा हमें नाम मिलता है, अमीर खुसरो का मिलता है, जी। जो अमीर भी थे, फकीर भी थे, शायर भी थे, गायक भी थे। अब जैसे एक दोहा उनका बहुत मशहूर है, हजरत निजामुद्दीन के भक्त थे वो, तो उनके मरने पर उन्होंने कहा था कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चहु देश। तो अब इसमें हम ये कह नहीं सकते कि ये उर्दू का है या फारसी का है, ये एक आम हिंदुस्तानी भाषा है जिसमें हिंदी के वर्ड सबसे ज्यादा है। तो फिर उसके बाद 200-300 साल तक ये मंथन, एक तरह का फ्यूजन जिसे कहते हैं ना, ये प्रोसेस चलता रहा। और पंजाब में चूंकि उसके बाद जो मुसलमान आए हैं सिंध के बाद, तो दर्रा खैबर से सबसे ज्यादा है। जी। तो एक थ्योरी अभी है, हमारे यहाँ एक स्कॉलर गुजरे हैं, महमूद शिरानी, वो कहते हैं कि पंजाब में उर्दू का सबसे ज्यादा विकास हुआ। लेकिन फिर ये हुआ कि पंजाब, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह के इलाके में रहे वो। फिर उन्होंने लगा कि दिल्ली जो है और ये दोआबा जो है गंगा और जमुना का, ये बड़ी खूबसूरत जगह है और बड़ी फर्टाइल है और बड़ी आबाद है और बड़ी दौलतमंद है। दिल्ली हमेशा दौलतमंद रही। तो फिर उन लोगों ने जो हमले करने आए थे या यहाँ पे सत्ता हासिल करने आए थे, वो लोग दिल्ली की तरफ आए। तो दिल्ली में खड़ी बोली का असर था, हरियाणवी और ब्रज आसपास के इलाकों में बोली जाती थी। पंजाब भी दिल्ली की बॉर्डर तक ही था, हरियाणा वगैरह तो उस समय था नहीं, पंजाबी का असर भी तो था। तो ज्यादातर स्कॉलर्स का ख्याल ये है कि उर्दू जिसे कहते हैं उसका असली विकास दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ के इलाके में, जो बेसिकली खड़ी बोली का इलाका है, वहां हुआ है। जी। फिर दक्कन में तो लोग बाद में पहुंचे, दक्षिण में। तो और जो दक्कनी उर्दू है वो आज भी मौजूआत की हद तक और बोली की हद तक, शब्दावली की हद तक काफी भिन्न है अलग से। तो मेरे ख्याल में जो उर्दू का सबसे बड़ा केंद्र रहा विकास का, वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास का इलाका रहा है। और उसके बाद जब मुगल दरबार कमजोर होता गया, तो फिर लखनऊ में उर्दू एक बहुत बड़े, अवध के इलाके में, लखनऊ की बजाय अवध कहना चाहिए उसे, उर्दू का एक बहुत बड़ा केंद्र बना, जो बेसिकली अपनी जो बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं वो देहलवी जबान से लेता है, देहलवी भाषा से लेता है, जिसका एक पूरा इतिहास बन गया है 300-400 साल का उस समय तक, जी। तो कहते थे। और फिर उसमें जो उसकी स्थानीय परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से बहुत सारी तब्दीलियां करता है।
और उसके बाद आप ये देखिए कि हमारे जो बड़े बड़े शायर हैं, शायर तो लखनऊ में भी हैं, हैदराबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, लेकिन उर्दू के बड़े बड़े शायर जो हैं उनका ताल्लुक इसी दिल्ली और दिल्ली के आसपास की जो सरजमीन है, जैसे नजीर अकबर आबादी, जी। अकबराबाद आगरा का शायर है, आगरा कैपिटल था मुगलों का। या मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए, दिल्ली आ गए। या बाद में मिर्जा गालिब आगरा में पैदा हुए, दिल्ली आ गए। फाइज देहलवी, आबरू, हातिम, यकरंग, ये सारे शायर जो हैं दिल्ली के शायर हैं। बड़ी शायरी जो है मेरे ख्याल में दिल्ली में ही हुई है। और दिल्ली ऐसा बड़ा केंद्र है जहाँ उर्दू का सबसे बड़ा विकास हुआ है। हालांकि बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात से एग्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी जाती राय है और जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत देखा वाला है। डॉक्टर साहब, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि उर्दू का विकास इस देश में हुआ, जी। और यह भी कहा जाता है कि मुगलों के शासन की सुविधा के लिए इस भाषा का विकास हुआ, जी। क्योंकि जनता से संपर्क करना था। जो शासक वर्ग था उसे अपनी जनता तक बात पहुंचानी जी हाँ। थी, और वह एक ऐसी भाषा चाहती थी जिससे जनता समझ सके। और इसी रूप में, जैसा कि आपने कहा कि स्थानीय भाषाओं के शब्द और अरबी फारसी के शब्दों को मिलाकर जी। उर्दू का विकास उर्दू का हुआ। विकास तो एक कुल मिलाकर एक जो शासक वर्ग था उसे अपनी बात पहुंचाने के लिए, शासन करने के लिए एक भाषा की जरूरत थी, और इस रूप में उर्दू का विकास हुआ। हुआ। जी। यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगा कि उर्दू के तत्कालीन रचनाकार जो हुए, उनकी क्या खासियत थी, वो किस रूप में रचना कर रहे थे, क्या जैसा कि अन्य भारतीय भाषाओं में हम देखते हैं कि चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, तो एक ऐसा समय था जिसमें रचनाकार रीतिकालीन दरबारी तरह की रचनाएं करते थे, अर्थात जो शासक वर्ग होता था तो उससे, उसके बारे में या उसके प्रशंसा के बारे में, राजा की प्रशंसा के बारे में जो शायरी करता था, जो कविताएं लिखता था, उस तरह की रचनाएं ज्यादा कसीदे होती लिखे थी, गए। कशीदे लिखे गए। तो ज्यादातर ऐसा वो समय था मध्यकाल का, जिसे हम रीतिकाल के नाम से जी। जानते हैं हिंदी साहित्य में। तो क्या उर्दू में भी ऐसी रचनाएं हुई जो मुख्य रूप से दरबारी जिसे कहा जाए? डॉक्टर साहब, यहाँ दरबार का और उर्दू का मामला जो है थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी रहा हमेशा से। क्योंकि दरबार में जो एलीट था, जो आला तबका था, रूलिंग क्लास था, जी। वो फारसी बोलता रहा हाँ, हाँ। आखिर तक। और यहाँ तक कि गालिब तक आते आते जब मुगल सल्तनत और सारा जो एलीट का निज़ाम था वो बिखर रहा था, फारसी की हालत बहुत कमजोर हो गई थी। लेकिन गालिब अपनी उर्दू शायरी के बारे में कहता है कि ये बेरंगे मनस्त, हम्म। ये शायरी जो है मेरी बेरंग शायरी है, और असली शायरी मेरी फारसी में है। एक बात। दूसरी बात, गालिब ने जो खतूत खुद जो खत जो लिखे, लेटर्स जो बहुत मशहूर हुए बाद में और एक तरह की जो डॉक्यूमेंट्री अपने टाइम की, अपने पीरियड की नजर आती है उनमें, जी। वो खतूत फारसी में लिखे सबसे पहले। बाद में जब बीमार रहने लगे और कमजोर हो गए हम्म। तो उर्दू में खत लिखने शुरू किए। लेकिन इतिहास ने साबित किया कि वो चीजें ज्यादा दूर तक गईं और ज्यादा अवाम तक फैली जो चीजें अवाम की भाषा में थी, अवाम की भाषा उर्दू। उर्दू तो में। उर्दू बेसिकली जो पनपी है वो फारसी से बगावत के रूप में पनपी है। जी। एक साहब थे खाने आरजू, हम्म। 18वीं सदी में उनका पीरियड है, और मीर के वो बुजुर्ग थे, सीनियर थे। उन्होंने यहाँ के शायरों से कहा कि तुम इसे रेख्ता में शायरी शुरू करो, ये फारसी जो है ये हमारी शायरी नहीं है। हम्म। आला तबका जो था फारसी में, और कसीदों की तादाद बहुत है हमारे, ये भी सच है। कसीदे उर्दू में भी लिखे गए और फारसी में तो कसीदे की बहुत स्ट्रॉन्ग रिवायत है। जाहिर है कि उस टाइम इंस्टीट्यूशन दरबार के नाम के अलावा कुछ और नहीं होते थे। किसी को कुछ हासिल करना है, बादशाह को खुश करना है, इनाम लेना है, तो दरबार की तरफ या नवाब की तरफ, राजा की तरफ देखता था। तो कसीदे की परंपरा तो बिल्कुल रही है, लेकिन फारसी से अगर आप कंपेयर करें तो कसीदे की परंपरा उर्दू में इतनी नहीं है जितनी फारसी में रही है। एक बात। जी। दूसरी बात यह है कि रेख्ता कहा गया, रेख्ता का मतलब यह है गिरी पड़ी। तो शुरू में जो अच्छा। उर्दू शायरी शुरू हुई है मीर से पहले, फाइज आबरू वगैरह, ये अपनी जबान को रेख्ता कहते हैं। हम्म। यानी आला तबका जो है उससे वो तो अलग फारसी, हटकर। वो फारसी बोल रहा है। और जैसे जैसे फारसी की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है समाज में, जैसे जैसे दरबार सुकड़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे रेख्ता जो है उर्दू शायरी का चलन हो रहा है। और खुद मीर कहता है, रेख्ते की तारीफ करता है, बहुत सारे अशार हैं उसके, कि
रेख्ता रुतबे को पहुंचाया हुआ उसी का है, मोतक़िद कौन नहीं मीर की उस्तादी का। और कहता है कि गुफ्तगू रेख्ते में हमसे न कर, ये हमारी जबान है प्यारे। और मीर ये कहता है, मीर का पीरियड है 18वीं सदी का। मीर के डेथ हुई है 1910 के आसपास, गालिब से सीनियर हैं। जी जी। तो वो कहते हैं कि मेरी जो जबान है वो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों की जबान है, मैं अवाम की जबान बोलता हूँ। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही अवामी जबान ये रही है, लेकिन उर्दू बेसिकली जो इलीट था, जो आला तबका था, जो रूलिंग क्लास था, उसके खिलाफ बगावत के तौर पे पनपी है। तो इसलिए इसमें उस तरह का एलिटिज्म और उस तरह का जो सारी चीजें हैं, तामझाम और खुशामद वगैरह निस्बतन कम रही है। जी, ये एक बड़ा फैक्ट है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी उर्दू के बारे में। जो अंतर, जो डिफरेंस रहा इस भाषा में, वो कि जिस तरह से अन्य भारतीय भाषाओं में दरबारी साहित्य का सीधा संबंध शासक वर्ग से रहा, जी, यहाँ उर्दू का संबंध जनता से जनता से रहा। रहा। ये बड़ी सबसे बड़ी खासियत रही उर्दू की। जी ये आपने बात कही कि उस दौर में मिर्जा गालिब, जी तो जिस समय मिर्जा गालिब की मृत्यु होती है उस समय हिंदी के जो सबसे बड़े साहित्यकार या जो हिंदी का विकास हम मानते हैं जिनसे, भारतेंदु। भारतेंदु जी हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय उनकी उम्र 19 18 साल वर्ष साल 19 साल जी की थी। और हम उसे इस रूप में तालमेल के रूप में देखते हैं कि गालिब के अंतिम दौर की शायरी में इस तरह की रचनाएं मिलती हैं। जी जी तो मैं ये जानना चाहूँगा विशेषकर मिर्जा गालिब के बारे में कि उनकी शायरी की क्या विशेषता थी और वो जनता से किस प्रकार जुड़ गई थी, उर्दू में उनका क्या स्थान है और वो कहाँ तक हमें प्रभावित करती हैं। जी। डॉक्टर साहब, गालिब से पहले मैं एक आध बात बताना चाहूंगा कि गालिब जो थे एक बहुत बड़ा नाम थे, मेरे ख्याल में उर्दू का सबसे बड़ा नाम है हमारे पास। लेकिन मेरी समझ ये है साहित्य के बारे में कि कोई भी बड़ा साहित्यकार एकदम नहीं पैदा नहीं होता होता है। जी। उसके पहले बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती, सामाजिक परिस्थितियां हैं जो उसे परवान चढ़ाती हैं, डेवलप करती हैं, एक जी, उसके लिए फजा, एटमॉस्फेयर तैयार कायम करती करती हैं। हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ है, जी। और अंग्रेज तो जाहिर है कि अंग्रेजों ने कायम किया था कलकत्ता में वो। और अंग्रेज यहाँ पे हुकूमत करने आए थे, लूटने आए थे। जी। उनका मकसद यहाँ कोई सामाजिक क्रांति करना नहीं था, यहाँ के लोगों को शिक्षित करना नहीं था, या यहाँ कोई सोशल चेंज लाना भी उनका एम नहीं था। जी। लेकिन उन्होंने जो काम अपनी सत्ता को फैलाने के लिए किए, अपने रूल को, जो जरूरतें उन्हें पड़ी, जैसे एजुकेशन, रेलवेज, टेलीग्राम, बिजली, तो अब ये एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे शुरू की जो बाबुओं की जरूरत मुगलों के पड़ी थी। जमाने में नहीं थी। लेकिन अब मुसीबत ये है टेक्नोलॉजी की कि आप उसे जिस ढंग से यूज करना चाहते हैं जी। वो हमेशा उस ढंग से यूज नहीं होती है। टेक्नोलॉजी का अपना एक तरीका होता है, टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं तो हर जनरेशन उसके साथ साथ सोशल चेंज का भी नुमाइंदा बनती है, जी। जाने या अनजाने। अब जैसे आज की टेक्नोलॉजी कुछ और है, गालिब के जमाने की टेक्नोलॉजी कुछ और थी। जी। तो इन्होंने जो फोर्ट विलियम कॉलेज किया, कायम किया, उसमें इन्होंने किताबें लिखवाई, और किताबें उर्दू और हिंदी दोनों की लिखवाई। उसमें लल्लू लाल जी का एक बड़ा नाम है जी। हिंदी का, और उर्दू में काजिम अली जवान है जिन्होंने शकुंतला, बेताल पच्चीसी वगैरह का ट्रांसलेशन किया। सदर बहुत सारी बीस। किताबें लिखी गई। फिर एक सबसे बड़ी किताब वहाँ मीर अमन की बागो बहार लिखी गई। इसी बागो बहार के जवाब में 1824 में लखनऊ में एक दास्तान लिखी गई, दोनों दास्तानें हैं। उसका नाम है फसाने अजाइब। अब जी। फसाने अजाइब जो है उसकी जबान बहुत डिफिकल्ट है, बहुत फारसी ज़दा और बहुत अरबी ज़दा जबान है, और उसको पढ़ पाना भी बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। हर कोई पढ़ भी नहीं पाता है उसको ठीक तरह, इतनी मुश्किल है। दूसरी तरफ और ये कहते हैं कि ये दिल्ली वाले जो हैं उर्दू की मुहावरे की टांग तोड़ते हैं, ये लिखा है उन्होंने लखनऊ वालों ने। वजह क्या है? अंग्रेजों के दरबार में लिखी जा रही है, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी जा रही है, बाकायदा मुलाजिम है ये लोग, मुंशी हैं। लेकिन जो जबान इस्तेमाल कर रहा है और जिन टॉपिक पे लिख रहा है, जो ट्रीटमेंट है, वो बिल्कुल अवामी है, जी। बिल्कुल आम जनता का है। और उसमें वो दास्तान इतनी मकबूल है, इतनी पढ़ी जाती है आज भी। चार दरवेशों की कहानी आपने भी कहीं ना कहीं जरूर उसको देखा होगा, जी। जी। कि फसाना अजाइब जो है उसके सामने अवाम की सतह पर नहीं टिक पाती है। एक बहुत एक खास तरह का रुझान उसमें दिखाई दे रहा है। एक तरफ अवामी रुझान है और दूसरी तरफ इलीट का रुझान है। जी। तो इस तरह की बहुत सारी किताबें लिखी गई। फिर ड्रामा शुरू हुआ हमारे यहाँ। पहला ड्रामा जो है आपको जान के हैरत होगी, आगा हसन
उसकी जो टर्मिनोलॉजी है पूरी हिंदी है। अब उसमें एक जगह एक शेर मुझे इसका याद आ रहा है इंद्र सभा का, जी जी। चूंकि कविता में है पूरा वो, आंखों में मोहब्बत का कमल जब से खुला है, आंखों में मोहब्बत का कमल जब से खिला है, आते हैं नजर कूचो बाजार बसंती। अब ये कमल और बसंती जो है ये बिल्कुल हिंदुस्तानी इमेजरी है। ये जो कहा जाता है ना कि उर्दू बाहर से आई है ये वो, तो ये ऐसा नहीं है। इसके जो टॉपिक्स हैं और इसकी जो इमेजरी है बहुत सारी हिंदुस्तानी भी है और फारसी भी है, दोनों बातें अपनी जगह है। तो ये सारा एटमॉस्फेयर था। फिर 1857 होता है जी जो गालिब ने पूरी तरह देखा और भुगता है एक तरह से। गालिब ने सफर किया उसमें। जी अच्छा, अब गालिब का मसला ये था कि गालिब खुद आला तबके से ताल्लुक रखते थे। एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन थी उनकी, सेंट्रल एशिया से वो बताते हैं अपने आप को कि उनके आबा अजदाद जो थे समरकंद से आए थे और सिपे सालार वगैरह रहे दरबारों में। और तो कहते हैं कि मैंने तलवार छोड़ के कलम संभाल लिया है, कलम को तलवार बना लिया है अपना। तो जो शादी हुई इनकी वो नवाब लोहारू के खानदान में हुई, और जो ताल्लुकात थे, दोस्तियां थी और मेलजोल में बहुत लिमिटेड और बहुत महदूद थे, हर किसी से नहीं मिलते थे। 1857 में जो कुछ देखा उसमें डायरी लिखी, एक दस्तंबू नाम की किताब, उसमें अंग्रेजों की तारीफ की है। उसका एक पहलू है जो मतलब एक अफसोसनाक भी है कि क्रांतिकारियों के खिलाफ है वो। अच्छा। 1857 में जो भी हुआ, दिल्ली 4 महीने तक क्रांतिकारियों कब्जे में रही, क्रांतिकारियों ने लूटा, उसमें एक एस्पेक्ट ये भी है। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर वो मलका विक्टोरिया को भेजी और खुश करने के लिए कसीदे भी लिखे हैं गालिब ने, बहुत ज्यादा तो नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन गालिब उसी के साथ साथ एक कविता लिखता है। वो कविता क्या है? आईने अकबरी जो किताब है ना अबुल फजल की, जी जी जी, उसको सर सैयद ने एडिट किया और इनसे कहा कि भाई ये चूंकि बुजुर्ग अदीब थे, सर सैयद तो नौजवान थे उस वक्त, इनसे कहा कि आप इसकी प्रीफेस या तकरीज लिख दीजिए जी। तो वो कविता में मसनवी के फॉर्म में उन्होंने फारसी में लिखा, वो सब मिल जाती है अनुवाद वगैरह। तो उसमें लिखते हैं कि सर सैयद आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आगे चले कहते हैं कि अब इसका जमाना बदल गया है, ये जंतरी जो है पुरानी वाली मुगलों के पीरियड की अब बेकार हो गई है। अब ये अंग्रेजों का निजाम देखिए, इन्होंने रेलवे बनाई है, रेलवे बन गई थी उनके सामने, जी जी, आहानी सड़क लिखा है उन्होंने उसको, रेलवे अच्छा। को। हाँ, अब बल्ली मरान में रहते थे तो रेलवे स्टेशन बहुत ज्यादा दूर भी नहीं था, उन्होंने सब देखा होगा। 1869 में डेथ हुई थी, रेलवे 1863 में बन गई थी। तो कहते हैं कि इनका निजाम देखो, इन्होंने स्टीम इंजन बनाया है, इन्होंने शिप बनाया है, इन्होंने टेलीग्राफ शुरू किया है, 1 मिनट में बात कहीं से कहीं पहुंचाते हैं। फिर कलकत्ता गए थे, कलकत्ता के दफ्तर देखे, पेंशन खुलवाने के सिलसिले में पेंशन बंद हो गई थी, 3 साल कलकत्ता रहे। वहां कहते हैं कि ठीक 9 बजे हर आदमी जो है अपने काम पे मुस्तैद हो जाता है, इनके दफ्तर का निजाम इतना अच्छा है। और हमारे लोग जो है उनमें चुस्ती नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो फिर उसमें लिखते हैं तकरीज में आईने अकबरी के दीवाचे में कि मुर्दा परवरदन मुबारक कारनीस्त, कहते हैं मुर्दों की परवरिश करना कोई अच्छा काम नहीं है। कहते हैं सर सैयद अब तुमने बेकार की मेहनत की है। तो सर सैयद नाराज हो गए और उन्होंने वो छापा नहीं। अच्छा। तो आप ये देखिए कि सर सैयद जवान आदमी, गालिब बूढ़ा आदमी, लेकिन सोच के सतह पे गालिब ज्यादा मॉडर्न है सर सैयद से, क्योंकि वो देख रहा है कि ये पुराना सिस्टम जो है जिसमें गालिब पले खुद, अब ये खत्म हो रहा है, क्योंकि इसमें मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस रुक गया है, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, इसमें सोशल रिफॉर्म नहीं हो रहा है, इसमें जो एजुकेशन का पैटर्न है बहुत पुराना हो गया है, वो है 1000 साल पुराना। और वो देख रहे हैं कि अंग्रेज आने शुरू हो गए हैं, डॉक्टर आने लगे थे, इंजीनियर आने लगे थे, अकबर के पीरियड से आने लगे थे बहुत पहले से। तो वो जो है एक नई जो सोशल चेंज है, जो नई प्रोसेस है, गालिब उसका साथ देता है। फिर उनके आप खत देखिए, तो खतों को आप गौर करें, खासतौर पर 1857 के बारे में जो खत हैं, तो उसमें पूरी हिस्ट्री दिखाई देती है कि किस तरह से एक पुराना सिस्टम जो है, पुराना निजाम जो है, जो जागीरदारी में कायम था, वो खत्म हो रहा है और एक नया सिस्टम पैदा हो रहा है। और गालिब जो है, गालिब के बहुत सारे लोग मारे गए उसमें, गालिब के खुद छोटे भाई मिर्जा यूसुफ उसी गदर के जमाने में मारे गए थे, खुद ये कई महीने तक मकान में बंद रहे, फिर कैसे कैसे करके बाहर निकले। तो गालिब उसके बारे में लिखता भी है, जैसे एक जगह लिखता है कि घर से बाजार को निकलते हुए जहरा होता है आप इंसान का, चौक जिसको कहें वो मक्तल है जहाँ कत्ल होता है, घर नमूना बना है जिंदा का, और घर जो है जेल खाना बन गया है, मतलब अंग्रेजों की कैफियत है। फिर एक जगह लिखता है वो कि रोज इस शहर में एक हुक्म नया होता है, रोज इस शहर में एक हुक्म नया होता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या होता है। तो अंग्रेज तरह तरह के हुक्म चला रहे थे, और जाहिर है कि तानाशाही थी, तो बहुत सारा उन्होंने टॉर्चर भी किया, लोगों को मारा भी, लूटा भी, फांसियां चढ़ाई, वो एक हमारी हिस्ट्री है, सब जानते हैं। लेकिन गालिब की जो हमदर्दियां हैं ना,
इस सारे सोशल चेंज में, अपहीवल में मॉडर्नाइजेशन के साथ, मॉडर्न प्रोसेस के साथ है। सबसे बड़ा कमाल ये है गालिब का योगदान। जी जी जी। अपनी शायरी में भी और अपनी प्रोज में भी। ये सबसे बड़ी गालिब की खूबी है, जो गालिब को सबसे बड़ा अदीब, सबसे बड़ा शायर हमारे उर्दू का बनाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि गालिब जबकि पुराने दौर के व्यक्ति थे जी, लेकिन उनकी सोच और वो जो समाज में जो प्रगति हो रही है, अंग्रेजों की जो देन है, जो प्रगति के दौर को आगे बढ़ा रहा है, ना चाहते उसमें ना चाहते हुए भी जो स्थिति है, चूंकि देश गुलाम है अंग्रेजों का, लेकिन उसके साथ साथ जो अंग्रेज काम कर रहे हैं, जिससे जनता में या आगे एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो सुस्त लोग हैं उसके बारे में वो खफा हैं कि ये तुम लोग बड़े सुस्त हो और बाकी उनके जो है लोग समय पे पहुंचते हैं दफ्तर। तो ये अपने आप में अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है और अनुशासन के महत्व को वो मानते थे। और उसके साथ साथ जो प्रगति की चीजें हुई, रेलगाड़ी की और अन्य चीजों की, उसकी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये बात जानना चाहूंगा कि एक तरफ जो बात मैंने कही कि भारतेंदु उस समय 19 वर्ष के थे और गालिब लगभग, गालिब का दौर खत्म हो रहा था, यानी गालिब का अंत हो गया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में जिस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं और भारतेंदु मंडल में जो सामाजिक आंदोलन से संबंधित सामाजिक मुद्दों को लेकर जो रचनाएं की गई, इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय चेतना की बात आती है, तो इसका प्रभाव लगभग गालिब की वो बातें भी उसमें जुड़ जाती हैं वहां आकर। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उर्दू के उस समय के जो शायर हुए, उस समय के जो रचनाकार हुए, उसमें क्या खासियत थी और उसमें आगे के जो नौ जागरण का दौर आ रहा था उसमें उनका क्या योगदान रहा? सर सैयद अहमद। डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक दो बातें और जुड़ना चाहूंगा जी। एक तो ये बड़ी अजीब सा इत्तेफाक है कि गालिब की डेथ हुई है 1869 में और वही साल गांधी जी की पैदाइश का है। तो एक तरह का सिंबोलिज्म इसमें भी है कि चीजें कैसे बदलती हैं। दूसरा फिर ये है कि गालिब के फौरन बाद सर सैयद का, जैसे मैंने जिक्र किया, उर्दू जो कल्चर है बुनियादी तौर पे शायरी का कल्चर रहा है जी। हमारे यहाँ शायरी पहले शुरू हुई और शायरी बहुत स्ट्रांग है और आज भी अगर उर्दू के हवाले से आमतौर पे कहीं बात होती है तो ज्यादातर लोग शायरी के हवाले से बात करते हैं। तो उसमें थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है उर्दू को कि उर्दू की जो नस्र में, प्रोज में जो सीरियस चीजें लिखी गई, शायद उन पे इतना कंसंट्रेशन नहीं किया गया, शायरी में कहीं दब गई। लेकिन ये जो गालिब के बाद का दौर है, अच्छा गालिब को भी आप देखें तो गालिब ने तो शायरी भी लिखी है और गालिब की जो प्रोज है, लेटर्स जो है उनके, लेटर्स के अलावा और चीजें भी हैं, हिस्ट्री वगैरह भी कुछ लिखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गालिब के खुतूत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके बाद का जो दौर आता है जिसे नवजागरण या रिनायसा कहते हैं, जो भारतेंदु का जैसे आपने नाम लिया, तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा नाम उसे मिलता है सर सैयद का मिलता है। सर सैयद हैं और बाकायदा उनके साथ और कई अदीब थे, डिप्टी नजीर अहमद थे और मौलाना हाली थे, मोहम्मद हुसैन आजाद थे, अकबर इलाहाबादी एक बड़ा नाम है उसमें। फिर सर सैयद के स्कूल से बाहर एक नाम बड़ा बहुत अजीबोगरीब हमें मिलता है, रतननाथ सरशार का, लखनऊ में, जी जी जी, जो बहुत अजीबोगरीब हैं और बहुत अपने तरीके से वो लिखते हैं चीजों को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सर सैयद का जो इम्फेसिस रहा नस्र पे रहा, प्रोज पे, और हाली खासतौर पे, और सर सैयद भी जो पुरानी पोएट्री थी जिसमें गुलो बुलबुल की, इश्क आशिकी की बातें बहुत की गई थी, हालांकि उसमें भी एक सामाजिक रेलेवेंस था, ऐसा नहीं है। हाली खासतौर पे उसके बहुत खिलाफ हैं और एक किताब लिखते हैं 1893 में, मुकदमे शेरो शायरी, खुद शायरी भी करते हैं। वो शायरी का उनका प्रीफेस था जो बाद में किताब के तौर पे आज पढ़ा जाता है और कहा जाता है कि उर्दू आलोचना की पहली किताब है ये। तो ये जो 4-5 नाम हमें मिलते हैं सर सैयद दौर के, इसको हम निशातुस्सानिया या नव जागरण कहते हैं जी। इसमें जो सबसे बड़ा नाम मेरे ख्याल में यह है, एक तो हाली का है कि हाली जो है एक नई तरह की शायरी शुरू करने पर जोर देते हैं, जो शायरी जो सामाजिक आपकी समस्याएं हैं उससे जुड़ी हुई होगी, एक बात। दूसरी बात ये कि एक साहब है मोहम्मद हुसैन आजाद, जो पंजाब, दिल्ली से थे, दिल्ली से पंजाब चले गए थे और उन्होंने अंग्रेजों के एनकरेजमेंट पर ही अंजुमन पंजाब बनाई एक, और उन्होंने वहां पहले नज्म के मशायरे शुरू कराए, पोएट्री, कविता की जिसे कहते हैं। यानी गजल में तो हर शेर में एक अलग अलग बात होती है,
नज्म में कंटिन्यूअस यूनिट, जैसे हिंदी में कविता है या लॉन्ग पोएम है, ये काम उन्होंने शुरू किया लाहौर में, और वो खुद शायर भी थे मोहम्मद हुसैन आजाद। उससे बड़ा काम ये हुआ कि उर्दू में उपन्यास शुरू हुआ, और 1869 में डिप्टी नजीर अहमद जो दिल्ली में ही थे और बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने अंग्रेजी और फारसी अरबी वगैरह तालीम हासिल की और बाद में वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बने जी, और अंग्रेजी दरबार वगैरह से इन लोगों से जुड़े रहे और एजुकेशन के फील्ड में, ट्रांसलेशन के फील्ड में काम करते रहे। एक काम उन्होंने किया कि इंडियन पैनल कोड का तर्जुमा किया है। ये जो अदालतों में आजकल यूज होती है ना सारी जितनी टर्मिनोलॉजी है, ये सब मुद्दई मुद्दा अलय वगैरह, ये सब नजीर अहमद की बनाई हुई है। इससे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम उनका रहा कि उन्होंने नावल लिखे, काफी बड़ी तादाद नावल की लिखे, और पहला जो नावल उन्होंने लिखा था वो अपनी बच्चियों के लिए लिखा था, और उसमें वो दिखा बेटियों के लिए, वो बाद में फिर टेक्स्ट बुक में लगा जी, पढ़ाया जाता था, और अंग्रेजों ने उसको काफी सराहा, इनाम भी दिया। फिर वो कई नावल उन्होंने लिखे, तो हर नावल जो है एक समाजी समस्या पे है, सामाजिक समस्या पे है जी। उससे पहले जो दास्तान लिखी गई थी, हमारे दास्तान की एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन है जो फारसी अरबी से आई है, तो उसमें समाज कहीं नजर नहीं आता उस तरह से जी, यानी समाज एक तरफ जा रहा है, समाज में सोशल चेंज हो रहे हैं, सत्ता कमजोर पड़ रही है मुगल सल्तनत, और अंग्रेज जो है बराबर अपना दायरा फैला रहे हैं। लेकिन दास्तान जो है, दास्तान में तोता मैना है, ख्याली बुलबुल है, शहजादा है, शहजादी है, उनका इश्क है, मुहिम है, जंगल में जाते हैं, ख्याली पुलाव, ये चीज थी। तो वो सिलसिला दास्तानों का खत्म हुआ, और फिक्शन जो है, फिक्शन के नाम पे नावल हमारे यहाँ शुरू हुआ। तो नजीर अहमद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने एक तो ये किया कि, और खास तौर पे मुस्लिम मिडिल क्लास के लिए लिखा उन्होंने जी जी, कि मुसलमान जो थे 1857 में जो शिकस्त हुई मुसलमानों की, उसके बाद हारे थे, परेशान थे, मायूस थे, तो सर सैयद वगैरह ने इन सबसे कोशिश की कि भाई अब टाइम बदल गया है, और बेहतर ये कि आप अपने आप को नए टाइम के साथ, नए जो चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ जोड़ें और जुड़ें, और इसमें आपको जो अंग्रेजी तहजीब है, अंग्रेजी जबान है, और अंग्रेजी से जो सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उनको अपनाएं। इसीलिए सर सैयद ने अलीगढ़ में मदरसा या कॉलेज कायम किया जी, जिसको यूनिवर्सिटी बनाया अंग्रेजों ने, ये फिर याद रखने वाली बात है, अजीब बात है। फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी तो अंग्रेजों ने बनाया 1920 के करीब उसे, वरना वो तो एक मदरसा था। तो ये सारी चीजें हैं। अकबर इलाहाबादी जो है वो एक बड़े अजीब ढंग से चलते हैं, वो खुद जज थे, बिल्कुल सरकार से जुड़े हुए थे, सरकारी संस्था से जुड़े हुए थे, लेकिन जो शायरी करते हैं उसमें उनका रवैया जो है एंटी मॉडर्न रहा है, वो मॉडर्न नहीं है। जैसे लिखते हैं कि उनसे बेगम ने फकत स्कूल की ही बात की, नए नए स्कूल खुले थे ना अंग्रेजी जी, ये ना बतलाया कहाँ रखी थी रोटी रात की, ये कहते हैं। ये एक जगह कहते हैं कि हर्फ पढ़ना पड़ा है टाइप का, पानी पीना पड़ा है पाइप का, पेट दुखता है आंख आई है, शाह एडवर्ड की दुहाई है। तो ये टाइप और पाइप जो है ना नया पानी एक तरह का। जी। या पर्दे के बारे में उनका रवैया काफी कंजर्वेटिव था, वो तो आपने सुना ही होगा। कहते हैं ना कि बेपर्दा कल जो नजर आई चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो आपका कि वो पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि मर्दों की अकलों पे पड़ गया। तो बहरहाल अकबर जो है सोशल चेंज को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते जिस तरह सर सैयद और हाली करते हैं, नजीर अहमद करते हैं। लेकिन एक सोशल चेंज उनके यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि भाई आप अपनी पुरानी वैल्यूज को लिए बैठे रहें, लेकिन समाज तो आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है। तो ये रिनायसा का उस दौर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जो इसमें हाली और नजीर अहमद और सर सैयद ने फिर ये किया कि मदरसा बनाने के साथ साथ अखबार निकालते थे, तहजीबुल अखलाक, और खुद बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने। तो उसमें जो प्रोज है वो प्रोज बहुत अलग तरह की है। वो प्रोज इस माने में मॉडर्न है कि एक तो उन्होंने उसमें कहीं कहीं अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जैसे सोशल है, रिफॉर्म है। ये सोशल और रिफॉर्म दो वर्ड जो हैं ये बार बार आते हैं उनकी तहरीरों में, जिससे उनकी खास तरह की आइडियोलॉजी का पता चलता है कि वो समाज के बारे में कुछ सोच रहे हैं, और रिफॉर्म सुधार जो है वो करना चाहते हैं, और आसान जबान लिखते हैं। गालिब की जबान बहुत मुश्किल थी, गालिब का भी आसान नहीं रहा, और जो उससे पहले दास्तान लिखी गई वो बहुत मुश्किल थी। जी। तो दो चीजें बहुत नजर आती हैं कि एक तो यह है कि जो नया वैल्यू सिस्टम है जो अंग्रेज लेके आए हैं उसको अपनाना, ताकि आप अपने समाज को, जो समाज में क्राइसिस है, परेशानियां हैं, आगे बढ़ा सकें। और दूसरा यह है कि जबान आसान हो, भाषा ऐसी हो जो सबकी समझ में आए, जिसमें फारसी और अरबी के अल्फाज कम से कम हो। जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक बात मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार हिंदी में विशेषकर और अन्य भारतीय भाषाओं में भी रचनाकारों ने
हर समय पत्रिकाओं का सहारा लिया, यानी पत्र पत्रिकाओं के द्वारा उन्होंने जनता में जागृति फैलाने का काम किया। और हम हर जगह देखते हैं, चाहे वो उड़िया में देखें, चाहे बांग्ला में देखें, हिंदी में देखें और अन्य भारतीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जो नवजागरण में जिन मुद्दों को उठाना था उसे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, उसके द्वारा, और आज भी हम जानते हैं पत्र पत्रिकाओं का कितना महत्व है। तो क्या उर्दू साहित्य में भी इस तरह की विशेषताएं देखी जाती है? जी डॉक्टर साहब, आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस जो है वो तो अखबार के बगैर संभव ही नहीं है। जी। तो हमारे यहाँ जो सबसे पहला अखबार निकला वो जामे जमशेद निकला था, और उसके बाद राजा राम मोहन राय खुद फारसी का अखबार निकालते थे, और सर सैयद ने भी फिर अखबार निकाला जी, तहजीबुल अखलाक के नाम से, जो हर हफ्ते छपता था वो, और जाहिर है कि उसकी सर्कुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी। फिर एक लखनऊ से एक अखबार निकला बड़ा दिलचस्प, अवध पंच। वो एक साहब थे मुंशी सज्जाद हुसैन, वो निकालते थे उसे, और उसमें अंग्रेजों के खिलाफ वो लिखते थे, यानी अकबर इलाहाबादी वाली लाइन थी। ये बड़ी अजीब बात है। फिर दो नाम और गुजरे हैं हमारे यहाँ जो बाकायदा सहाफी भी रहे, जर्नलिस्ट भी रहे और राइटर भी रहे। अब्दुल हलीम शरर जो रिसाले निकालते थे दिलगुदाज के नाम से, और उसमें हर हफ्ते पूरा रिसाला खुद लिखते थे वो, और हर इशू पर लिखते थे, खाली लिटरेरी इशू भी नहीं लिखते थे वो, और उन्होंने उर्दू नज्म को भी फरोग दिया। और लखनऊ में रतन्नाथ सरशार जो बाकायदा अखबार के लिए हर हफ्ते नावल लिखा करते थे, आजाद कथा है ना, फसाना आजाद, जो 2500 पेज का है, प्रेमचंद ने उसको अनुवाद किया था आजाद कथा के नाम से। और आजाद जो है उसमें एक मॉडर्न आदमी है, उसके थिंकिंग में अपनी मॉडर्न है। वो जो है जैसे होटल में खाना खाता है, अब होटल में उस समय जाना ऐसा तस्वुर था कि जैसे होटल में जाने का मतलब ये कि बर्तनों में शराब लगी है, आप शराब पी रहे हैं, और होटल में खाना जो है वो मीट जो है दूसरी तरह का होगा और ये होगा, तो होटल में जाना पसंद नहीं किया था। लेकिन मियाँ आजाद जो है अंग्रेजों से मिलता भी है, मेमो से मिलता है, जंग में शरीक होता है, और होटल में जाता है, रेलवे स्टेशन में जाता है, उसकी लाइफ बहुत मॉडर्न है, वो है। तो अखबारों का हमारे यहाँ बहुत बड़ा रहा है। फिर 20वीं सदी में आते आते तो अखबार तो बाकायदा आजादी का टूल बन गया। मौलाना आजाद ने अखबार निकाले, हजरत मोहानी और कितने लोग, सब। तो अखबार तो डेफिनेटली उर्दू में एक उसका योगदान रहा है। मोहम्मद हुसैन आजाद के फादर एक अखबार निकालते थे, मौली बाकर, वो भी अखबार निकालते थे, दिल्ली अखबार के नाम से। तो अखबारों की एक पूरी हिस्ट्री रही है। यहाँ एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि कुछ रचनाकार ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने उर्दू में शुरुआत की और बाद में हिंदी में लिखे, और हिंदी में बहुत बड़े रचनाकार के रूप में। तो इस रूप में मैं जानना चाहूंगा, और ऐसे कुछ रचनाकारों के बारे में आप बताएं जो उर्दू में उन्होंने उर्दू साहित्य को भी समृद्ध किया और हिंदी साहित्य को भी, और उस दौर के अनुरूप लिखा। जी डॉक्टर साहब, इसमें जो सबसे बड़ा नाम है हमारे पास वो तो मुंशी प्रेमचंद का ही है। जी जी। तो प्रेमचंद के बारे में तो जाहिर है कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कहानियां लिखी, नावल लिखे, फिर निबंध वगैरह जो छपते रहे दयानारायण निगम के जमाना अखबार में। तो शुरू में तो कुछ चीजें उन्होंने उर्दू में लिखी, लेकिन फिर उनको लगा कि उर्दू जो है वो सीमित है, हिंदी की तरह फैल नहीं रही है, उसका प्रसार पूरी तरह नहीं हो रहा। तो वो उर्दू और हिंदी दोनों में लिखते रहे आखिर तक, और शुरू में खुद उर्दू में लिखते थे, उसका अनुवाद करते थे, फिर बाद में उन्होंने हिंदी में ज्यादा फ्लुएंसी हासिल की तो हिंदी में लिखने लगे। लेकिन बेसिकली उनका दायरा जो है दोनों भाषाओं में रहा, और जो उनके लेख हैं उनको अगर आप देखें तो उससे जो उनका नजरिया निकलता है ना जबान का, तो वो ना हिंदी का नजरिया है, ना उर्दू का नजरिया है, ना फारसी का है, ना संस्कृत का। वो तो आखिर तक हिंदुस्तान के लिए लड़ते रहे, बाकायदा हिंदुस्तानी मूवमेंट में शरीक हुए, गांधी जी के साथ शामिल रहे, ये सारी चीजें थी, और जल्दी उनका इंतकाल हो गया। फिर उर्दू के प्रोग्रेसिव मूवमेंट में शरीक हुए वो, उसकी उन्होंने सदारत की लखनऊ में 1936 में। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक फर्क दिखाई दे रहा है कि अब सिर्फ उर्दू से काम नहीं चलेगा, अब हिंदी की जरूरत भी है, और अच्छा ये है कि हिंदुस्तानी को अपना लें, ताकि एक बड़ा जो जनमानस है उस तक आपका संदेश, आप तक आपकी बात पहुंच सके। उर्दू साहित्य में इकबाल का नाम बहुत ऊंचाई से लिया जाता है, तो केवल इकबाल के बारे में एक शायर, मैं चाहूंगा कि समय कम है तो इकबाल की एक शायरी सुनना चाहूंगा, इसके साथ हम अपना कार्यक्रम आगे समाप्ति की ओर है। अब डॉक्टर साहब, इकबाल का जो पहला फेज है उसमें हिमालय वगैरह उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। लेकिन इकबाल के साथ फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि अलग कौम का कॉन्सेप्ट
उन्होंने दिया हमारे यहाँ जी, उर्दू में। हम्म। और इवन पाकिस्तान का सपोर्ट भी उन्होंने किया था, लेकिन उनका जो पाकिस्तान था वो इंडिया के विदिन था, अलग देश के तौर पे नहीं देखना चाहते थे। लेकिन एक एस्पेक्ट जो है उनका बहुत मजबूत रहा है, यानी उनको हम कम्युनल या ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं जी, वो एक मुस्लिम राष्ट्र की, मुस्लिम कौम के विकास की बात करते हैं अपने तरीके से। और उसी के साथ साथ राम पे कविता लिखते हैं, वो इमाम हिंद लिखा है, उनको हिंद का इमाम लिखा है, मिला जुला रूप गुरु देखने नानक पे को कविता मिलता लिखते हैं, है। चिश्ती पे कविता लिखते हैं, ये जी सारी जी चीजें हैं। जी लेकिन डेफिनेटली उनका जो नजरिया था वो बाद में मुस्लिम कौम परस्त हो गया था। जी जी, तो ये चीज है इकबाल के बारे में है। और लेकिन इकबाल जो है कश्मीरी ब्राह्मण थे, उनके जो आबा अजदाद थे कश्मीरी ब्राह्मण थे। उन्होंने फारसी में एक शेर लिखा है कि मरा बनगर के दर हिंदुस्तान दीगर नमी बीनी ब्राह्मण ज्यादा रम्ज आशनाए रोमो तबरीजस्त। कहते मुझे देखो कि हिंदुस्तान में मैंने ऐसे दूसरा कोई विद्वान नहीं देखा जो ब्राह्मण ज्यादा है, ब्राह्मण का बेटा है, और रोम और तबरीज की जो नॉलेज है, जो विजडम है, उसको अच्छी तरह जानता है। तो अपने ब्राह्मण ज्यादा होने पे फख्र भी करते हैं। जी, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमने उर्दू साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त की, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में और उर्दू साहित्य से संबंधी जो भी जानकारी होगी मैं अपने कार्यक्रम में देना चाहूँगा। और इस तरह से हमारे अपने विशेषज्ञ महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। शुक्रिया।